एक सुबह गांव में एक साड़ी बेचने वाला आता है। गांव की बहुत सारी औरतें साड़ी खरीदने के लिए उसके पास आती है। तभी वहां किरण की बहू रीमा भी पहुंचती है, जो कि एक साड़ी को बहुत पसंद करती है और वह साड़ी उसकी पड़ोसन मीनू खरीद लेती है। तभी रीमा उस साड़ी वाले से बोलती है। भैया, जैसी साड़ी उन्होंने ली है वैसी ही एक और नहीं है क्या? आपके पास मुझे भी वही साड़ी पसंद आई है। नहीं बहन जी, वो बस हमारे पास एक ही पीस बचा हुआ था, वो इन्होंने ले लिया है, तो हम आपके लिए कभी और ले आएंगे। कोई बात नहीं भैया, अगली बार ले आना। रीमा उदास हो जाती है, लेकिन रीमा की नजर अभी भी उसी साड़ी पर थी। साड़ी वाले के पास काफी सारी औरतों ने भीड़ लगा रखी थी। इसी बीच मीनू, जो साड़ी रीमा को पसंद थी, उस साड़ी को साइड में रखकर दूसरी साड़ी देख रही होती है। इसी बीच रीमा मौका देखकर मीनू की साड़ी पर हाथ साफ कर लेती है और वहां से तुरंत अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर में रीमा की सास रीमा को कुछ पैसे देती है और कहती है, बहू ये ले पैसे, लाला की दुकान पर जाकर वहाँ से चावल और चीनी ले आ। ठीक है सासू माँ, मैं अभी जाती हूँ। रीमा खुशी खुशी थैला लेकर लाला की दुकान पर जाती है और लाला से कहती है, लाला जी, जरा 5 किलो चीनी डाल दो और 1 किलो चाय पत्ती भी दे देना। ठीक है बहू रानी, अभी देते हैं। जैसे ही लाला अंदर चीनी लेने जाता है, रीमा कुछ पैसे लाला के गले में से निकाल लेती है और एक चॉकलेट का डब्बा भी चुरा लेती है। थोड़ी देर में लाला रीमा को सामान देता है। रीमा उसे पैसे देकर वहां से आ जाती है और चोरी किए हुए पैसे खुद की अलमारी में संभाल कर रख देती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रीमा खूब सारी चॉकलेट अपने कमरे में बैठकर खा रही होती है और वह चोरी की हुई साड़ी रीमा देखकर खुश हो रही होती है। देखा, आखिरकार जो मुझे पसंद आ जाती है ना, उसे मैं किसी भी कीमत पर चोरी करके ही रहती हूँ। और चोरी करने में मुझे बड़ा मजा आता है। ना तो पैसे देने की झंझट और ना ही कोई ड्रामा। चुपचाप चोरी करो और सामान लेकर घर आ जाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चोरी आपने ही की है। तभी वहाँ उसकी सास आती है और बोलती है, अरे बहू, ये साड़ी किसकी है? और ये साड़ी तो बहुत सुंदर है और बहुत महंगी भी होगी, कहाँ से लाई है तू इसे? अरे सासू माँ, जब मैं अपने मायके गई थी ना, तभी ये साड़ी मेरी माँ ने मुझे दिया था और जब से ये बक्से में पड़ी हुई थी, तब से मैंने इसको एक भी बार नहीं निकाला। आज अचानक से माँ की याद आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं माँ की दी हुई साड़ी ही देख लूं। पर आखिरी बार तो मायके तो रक्षाबंधन में गई थी ना, और तेरी माँ ने तुझे इस बार तो कुछ दिया ही नहीं है। फिर ये साड़ी अचानक से कहाँ से आई? नहीं सासू माँ, मेरी माँ ने मुझे साड़ी दिया था, वो तो मेरे ध्यान से उतर गया था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। अच्छा चल, कोई बात नहीं, वैसे ही साड़ी बहुत सुंदर है, मैं एक बार पहन के देखूं क्या? हाँ सासू माँ, क्यों नहीं, आप एक बार क्या बार बार पहनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रीमा गांव की चोर बहू थी। वह आए दिन किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ चोरी किया ही करती थी और अपने घर आ जाया करती थी। धीरे धीरे उसे चोरी करने की गंदी आदत हो गई थी और चोरी के कारण गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि चोरी उनके गांव की ही बहू कर रही है। ऐसे ही एक दिन सविता किरण के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे ओ किरण, कहाँ है तुम? हाँ सविता बहन, बोलो क्या बात है? अरे ओ किरण, आज न मेरे पोते का मुंडन है, तो इस खुशी में न मैंने अपने घर में पूजा रखवाई है, तो तुम आना जरूर। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। रीमा बहू, मुझे ना वो वाली साड़ी दे दे जो तेरी माँ ने तुझे रक्षाबंधन पे दी थी। मुझे ना पूजा में जाना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वो साड़ी पहन कर जाऊँ। अच्छा ठीक है सासू माँ, 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको निकाल कर देती हूँ। रीमा अपनी सास को वही चोरी की हुई साड़ी दे देती है और उसी साड़ी को पहनकर पूजा में चली जाती है।
थोड़ी देर बाद पूजा में गांव के और भी लोग आने लगते हैं। तभी मीनू भी उसी पूजा में आई होती है। जैसे ही मीनू की नजर अपनी साड़ी पर जाती है तो वह तुरंत ही शोर मचा देती है। अरे गांव वालों, ध्यान से देखो इस बुढ़िया को। बुढ़ापे में कोई चोरी करता है क्या? अरे ये तो वही साड़ी है जो मेरी चोरी हो गई थी। अरे देखो देखो कैसे बुढ़िया चोरी करके वही साड़ी पहन के पूजा में आई है। अरे आज तो इस बुढ़िया की खैर नहीं, आज इसकी हड्डी पसली तोड़ कर ही रहूंगी मैं। अरे क्या बोली जा रही है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं क्या तुझे? तू ना ऐसी बकवास मत कर। अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ए बुढ़िया, शर्म नहीं आती क्या बुढ़ापे में चोरी करते हुए? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अपनी माँ समान औरत पे तू ऐसे ऐसे झूठे इल्जाम लगा रही है। और रही बात इस साड़ी की, तो ये साड़ी मेरी बहू अपनी मायके से लेके आई है, वो भी रक्षाबंधन पे। उसकी माँ ने दिया है उसे। कौन है तुम्हारी बहू? जरा अभी अपनी बहू को यहाँ पर बुलाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं क्यों बुलाऊं अपनी बहू को? और तुम होती कौन हो साड़ी की चोरी होने का इल्जाम लगाने वाली? क्योंकि तुमने चोरी की है, इसलिए मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगा रही हूँ। ये साड़ी मेरी है, चुपचाप मुझे मेरी साड़ी वापस कर दो। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? लगता है कि अपनी सास से पिट कर आई है, तभी ऐसी फालतू फालतू बकवास कर रही है। अरे एक साड़ी के 4-5 सैंपल बने होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये साड़ी तेरी ही हो। क्या पता ये साड़ी मेरी बहू अपने मायके से लाई हो। सास की बात सुनकर मीनू का मुंह बंद हो जाता है और अब लोग मीनू को ही शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रीमा अपनी एक पड़ोसन काजल के साथ गोल्ड की शॉपिंग कर रही होती है, जहां दोनों मिलकर बहुत सारे जेवर खरीद रहे होते हैं। काजल ने अपने लिए सोने के झुमके लिए थे और रीमा धीरे धीरे गोल्ड की शॉप से जेवर चोरी करके अपने थैले में डाल रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी शॉप के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड सीमा को रोक लेता है। अरे मैडम जी, जरा रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकती। पहले आपकी तलाशी होगी, क्योंकि मुझे तो शक आपके ऊपर है कि आपने चोरी की है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें क्या मैं शकल से चोर दिखाई देती हूँ? हाँ, माना कि मैं एक छोटे गांव से हूँ, पर बहुत ही मान सम्मान और संस्कार वाली हूँ। मैंने आज तक कभी किसी का 1 रुपए नहीं चुराया है। मैडम जी देखिए, हम शक कर रहे हैं, बस आपका बैग चेक करेंगे, तसल्ली हो जाएगी तो जाने देंगे। इतना बोलकर वह गार्ड महिला सिक्योरिटी गार्ड को वहां बुलाता है और रीमा का बैग चेक करवाता है। रीमा के बैग में खूब सारे जेवर थे। यह देखकर काजल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह रीमा से कहती है, अरे ये क्या रीमा, तुम तो सच में चोर हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? हे भगवान, आज तुम्हारी वजह से मेरी भी बेइज्जती हो जाती। राम राम राम, एक इज्जतदार घर की बहू होने के बावजूद तुम ऐसी घटिया हरकतें करती हो। अब समझ में आया उस दिन मीनू तुम्हारी सास से साड़ी के लिए क्यों लड़ाई कर रही थी। वो लड़ाई बिल्कुल सही थी, यानी कि तुमने मीनू की साड़ी भी चोरी की थी। काजल रीमा को वहीं छोड़ देती है और तुरंत अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद रीमा गांव के सभी लोगों को गांव की चोर बहू के बारे में बताती है। जब किरण को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पुलिस वालों ने रीमा को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया था। किरण जैसे तैसे अपनी बहू की बेल करवा लेती है और उसे छुड़वा कर घर ले आती है। घर ले आने के बाद रीमा बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है और उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी वजह से आपकी इतनी बेइज्जती हुई है। मैंने अपने थोड़े से लालच के कारण बहुत ज्यादा स्वार्थी हो चुकी थी और मुझे चोरी करने में बहुत मजा आ रहा था, पर मैं ये भूल गई थी कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ उसका परिणाम इतना बुरा हो सकता है। रीमा की वजह से उसकी सास को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पूरे समाज में उसकी सास की बहुत बेइज्जती हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ रीमा अब अपने गांव की नजरों में गिर चुकी थी और वह किसी काम के लायक भी नहीं थी। इसीलिए कहा जाता है कि कभी वो काम मत करो जिससे आपका सर झुके। केशवपुर गांव की मनोरमा
अपनी बेटी विभा और बेटे वरुण से बहुत प्यार करती थी। मनोरमा एक बहुत अच्छी माँ है। ऐसे ही एक दिन मनोरमा की पड़ोसन आती है। क्या बात है मनोरमा, आजकल अपने बच्चों की सेवा में खुद को बहुत व्यस्त रखने लगी है, या फिर कुछ और ही बात है जो हमसे छुपा रही है? अब क्या करूँ भानुमति, तू ही बता। मैं अपने बेटे के लिए कब से लड़की ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई सुंदर और सुशील लड़की मिलती ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? हमें बता दिया होता तो अब तक लड़कियों की पूरी फौज खड़ा कर देते तुम्हारे बेटे के लिए। वही बात है ना, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। बस बस, अब बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो बस मेरे लल्ला के लिए लड़की ढूंढ दे। अब मुझसे घर के काम नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं क्यों घुटनों में इतना दर्द क्यों रहता है। अरे अब इस उम्र में घुटनों में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? अब तुम पूरे 65 साल की बुढ़िया हो चुकी हो, दर्द होना तो लाजमी है। अरे ऐसे कैसे बोल सकती हो बुढ़िया? और वैसे भी हम 65 साल के नहीं, हमारी उम्र तो 64 साल की ही है। ओहो, क्या बात है, खुद को अभी भी कमसिन कली समझती है क्या? होश में आ जा। अगर तेरे बेटी की शादी सही समय पर हो गई होती तो तू कब की दादी बन जाती। तो ज्यादा मत इतरा। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रुक, कुछ ठंडा लेकर आती हूँ तेरे लिए। अरे खुद क्यों जा रही है? तेरी बेटी कहाँ है? बुला उसे, मंगवा उसी से। अगर अभी से काम नहीं करेगी तो ससुराल में जाकर क्या करेगी? अरे अरे, मेरी फूल जैसी बेटी है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? तुम ही बताओ, इसलिए हम ही लेकर आते हैं। तुम बस बैठो। कितनी अच्छी है मनोरमा, अपनी बेटी से कितना प्यार करती है। अगर इसके घर बहू आई तो सच कहती हूँ बहुत खुश और सुखी रहेगी इस घर में। मनोरमा की बात सुनकर भानुमति वरुण की शादी ऋचा नाम की लड़की से करवाती है। अब मनोरमा का देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया जब वो माँ से सास बनी। ऐसे ही एक सुबह मनोरमा ऋचा से कहती है, क्यों रे महारानी, कहाँ मर रही है सुबह से? सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी तक महारानी के रसोई में पैर नहीं पड़े हैं। माँ जी, हम अभी आपके लिए चाय बनाकर लेकर आते हैं। वो क्या है ना, कल रात को वरुण जी देर रात घर लौटे थे, इसलिए आज उठने में देर हो गई। चुप कर करमचली, मेरे बेटे को दोष दे रही है। ऐसे क्या निहार रही है? जाकर चाय लेकर आ, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। माँ जी, अगर आपके सर में इतना दर्द हो रहा था तो विभा से कह देती, वही आपके लिए चाय बना देती। आपका चाय भी पीना हो जाता और सर में दर्द भी नहीं होता। ऐसा क्यों? हमारी बेटी किसी राजकुमारी से कम है क्या, जो अब तेरे होते हुए भी वो रसोई में काम करे? माँ, हुआ क्या? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे मेरा बच्चा, उठ गई तू? आजा, बैठ हमारे पास और बता, तेरी नींद पूरी हुई या नहीं? कहाँ माँ, आप इतना गुस्सा कर रही हो और चिल्ला चिल्ला कर डांट रही हो, इसीलिए हमारी नींद ही खुल गई। ओहो, आजा सो जा हमारी गोद में। और बहू, तू क्या हम दोनों को टुकुर टुकुर देख रही है? जल्दी जाकर चाय लेकर आ। और हाँ, विवाह के लिए दूध लेकर आई हो, मेरी बच्ची को भूख लगी होगी। माँ, हमें कुछ पैसे चाहिए। हमारे कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं और 3 दिन बाद हमारी सहेली की शादी है। हमें शादी के लिए कल ही निकलना है, इसीलिए हमें कुछ पैसे चाहिए। ठीक है मेरी बच्ची, तू पैसे ले लेना। और हाँ, बहुत अच्छे से शादी में जाना, और हम चाहते हैं कि तुझे किसी चीज की कमी ना हो। देखो ना माँ, अभी तक भाभी ने ना चाय बनाई है और ना ही दूध मंगवाया है, तो आप ही बताओ हमको देर होगी या नहीं खरीदारी करने में? रुक, इसको तो हम अभी बताते हैं। क्यों रे, कहाँ गई कामचोर? चाय बना रही है या बिरबल की खिचड़ी जो अभी तक नहीं बनी? ऋचा की दिन की शुरुआत अपनी सास की डांट और ताने से होती है। ऋचा को ताने सुनने की आदत सी हो गई थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन माँ बेटी दोनों बातें कर ही रही होती हैं, तभी वहाँ भानुमति आती है। मनोरमा, अरे ओ मनोरमा, कहाँ है? दिख नहीं रही है तू। यहाँ अपने कमरे में बैठी हूँ। आजा बैठ, बता कैसी है? हम तो बहुत ज्यादा मस्त और जबरदस्त है। क्या बात है, दोनों माँ बेटी में बड़ा प्यार बढ़ रहा है। कभी अपनी बहू को भी इतना प्यार कर लिया कर, वो भी किसी की बेटी है। तू फिर बहू बेटी का राग गाने लग गई। तुझे कितनी बार बोला है मैंने, बहू को हमेशा ससुराल की बंदिशों में बांध के रखना चाहिए। और हाँ,
हमसे दोबारा ऐसी बात मत करना। चल ठीक है, हम तुमको ये बताने आए हैं कि विवाह के लिए एक बहुत ही अमीर घर का रिश्ता मिला है। कहो तो बात को आगे चलाऊं या रहने दूं? अरे कैसी बात कर रही है भानुमति? अगर लड़का और घर बहुत अच्छा मिला है तो हमारी विवाह के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारी विवाह जैसी बहू पाकर उनकी तो किस्मत संवर जाएगी। अरे ओ सपने से बाहर आ जा, उनकी किस्मत पहले से ही संवरी हुई है। तेरी बेटी की किस्मत अच्छी है, इसीलिए उन्होंने पसंद कर लिया। हाँ हाँ ठीक है, अब तो बैठ, मुंह तो मीठा करके ही जाएगी। ओ कामचोर, कहाँ गई? जल्दी मिठाई लेकर आ। हमारी लाडो का रिश्ता तय हो गया है, वो भी बहुत बड़े घर में। हाय, मेरी लाडो को किसी की नजर ना लगे। बस बस, इतनी भी नजर मत उतार, नजर को भी शर्म आ जाएगी। ले, बहू भी आ गई, इसे भी दे दे खुशखबरी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी माँ जी? तेरी सास नहीं बोलेगी, हम ही बताते हैं। तुम्हारी प्यारी ननद का बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है और बोल रहे हैं जितनी जल्दी हो सके शादी करवा दे। अरे वाह ननद जी, बहुत बहुत बधाई हो। हम बहुत खुश हैं आपके लिए। बहुत अच्छी किस्मत है उनकी जिनके घर आप बहू बनकर जा रही हो। बस बस, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी बेटी तो तेरे गले का कांटा है और अब तो निकल ही जाएगी। तू तो खुशी ही होगी ना? तू तो बहुत जलती है मेरी बेटी से। ऋचा मनोरमा की ताने भरी बातों का कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब विभा की भी शादी हो जाती है। तभी मनोरमा विभा की सास से कहती है, बहन जी, हमने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है। आपसे एक ही विनती है कि हमारी बेटी को कोई परेशानी ना होने दे। अरे बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी बहू का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब ये हमारे घर की इज्जत है। आपकी होगी बेटी, हमारी तो बहू है बहू। बेटी, अपनी माँ को भूल मत जाना। वैसे भी 2-3 दिन बाद तुम्हारी पगफेरों की रस्म है, जितनी जल्दी हो सके चली आना। अरे हुआ या नहीं माँ बेटी का भरत मिलाप, हमें भी देरी हो रही है बहन जी। अगर अपनी बेटी से इतना ही प्यार है तो शादी ही क्यों करवाई, रखती ना अपनी बेटी को अपने ही घर। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? ये तो हमारे घर की शान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसे अचानक से जुदा हो रही है ना, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलते हैं हम, हमें भी इजाजत दे दीजिए अब। विभा भी अब अपने ससुराल चली जाती है और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मनोरमा अपनी बेटी का इंतजार करती है, लेकिन विभा अपने मायके नहीं आती और मनोरमा विभा को कॉल करती है। विभा बेटी, तू घर क्यों नहीं आई? समधन जी, हम रमोना बोल रहे हैं। और रही विभा की बात, तो अभी वो मायके नहीं आ सकती। हमारे घर के भी कुछ नियम कानून है जी। लेकिन समधन जी, आज तो पगफेरा था, उसे तो भेजना चाहिए था ना आपको। शायद आप भूल रही हो कि अब आपकी बेटी हमारे घर की बहू है और घर की बहू को रीति रिवाज की बंदिशों में बांध कर रखना चाहिए। दोबारा भूल कर भी यहाँ कॉल मत कर देना, समझे आप? अरे ये कैसी बात कर रही हो समधन जी, आप ऐसा मत कहिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। माँ जी, क्या हुआ है आपको? और विभा की सास ने क्या कहा? वो भेज रही हैं उन्हें यहाँ की नहीं? उसकी सास कह रही थी कि विभा अब उनकी बहू है, हमारा कोई हक नहीं है उस पर। रीचा बहू, हमने भी तुम्हें मायके नहीं जाने दिया है, हमने भी तुम पे बहुत जुल्म किए हैं, शायद इसी की हमें सजा मिल रही है। माँ जी, आपको हमारा दर्द समझ आया, हमारे लिए यही बहुत है। अब आपको भी समझ जाना चाहिए, अगर बहू बेटी नहीं बन सकती तो इसका कारण भी सास है, जो कभी माँ बनने की कोशिश ही नहीं करती। आखिरकार मनोरमा को भी एहसास हो गया था कि बहू और बेटी में फर्क करना गलत बात है। बेटी तो शादी होकर चली जाती है, उसके बाद बहू ही है जो उनका घर परिवार संभालती है। निशा को अतरंगी कपड़े पहनने का बहुत शौक था और इसी से निशा की सास उमा काफी परेशान हो जाती थी। एक बार निशा अखबार के कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है और ये देखकर उमा के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वो निशा को सुनाते हुए कहती है, बहू ये क्या है, तुझे एक ही बात और कितनी बार समझाऊं मैं, ये सब मत पहना कर। मोहल्ले के लोग मेरा मजाक बनाते हैं और तेरे कपड़ों में क्या आग लग गई है जो तूने अखबार का सत्यानाश कर दिया। माँ जी, आजकल ऐसे ही अतरंगी कपड़े ही ट्रेंड में आते हैं। अब देखना, मैं इसकी वीडियो डालूंगी ऑनलाइन
और लोग देखेंगे, फिर मुझे देखकर बाकी लोग भी ऐसे ही पहनेंगे। खुद के पास तो दिमाग है नहीं, तो ये समझ रही है कि पूरी दुनिया में किसी के पास दिमाग ही नहीं है। अरे लोग तुझे देखकर ये पहनेंगे, लोगों में दिमाग है जो तेरे पास नहीं है। माँ जी, लोगों में दिमाग तो है लेकिन उसका कोई यूज नहीं करता। आजकल सब लोग ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। अब मुझे ही देख लो, पूरा मोहल्ला मुझे जानता है, जबकि आप यहाँ इस मोहल्ले में कितने सालों से रह रही हैं, फिर भी आपको कोई इतना नहीं जानता है और सब आपको निशा की सास के नाम से जानते हैं। हाँ, पहले मेरी मोहल्ले में बहुत इज्जत थी, लेकिन अब वो इज्जत रही ही नहीं। तूने पूरे मोहल्ले में मुझे शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जो भी देखा है, जो भी देखता है, बस यही कहता है कि निशा की सास जा रही है। वही निशा जिसके पास कपड़े नहीं है और वो अतरंगी कुछ पहनती है। माँ जी, आप बूढ़ी हो गई हो, तभी तो आपको स्टाइल समझ नहीं आता। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरी तरह ही कुछ यूनिक करो, पूरे मोहल्ले में ये सास बहू की जोड़ी हिट हो जाएगी। माफ कर तू मुझे। अरे चप्पल नहीं खाने मुझे इस उम्र में लोगों से। इस उम्र में लोग पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं और एक तू है कि ये सब कर रही है। देख, मैं तुझे कह रही हूँ, अभी समय है, सुधर जा। माँ जी, मैं तो बिगड़ी हुई नहीं हूँ, आपको किसी ने गलत बताया है। अरे मुझसे ज्यादा सुधरा हुआ तो कोई भी नहीं है, आपका बेटा भी नहीं। फिर भी पता नहीं क्यों आप मुझे ही सुधरने को कहती रहती हो। हाँ, मेरे बेटे को कुछ पता नहीं है, वो यहाँ रहता ही नहीं है, कमाने के लिए गया हुआ है ना। इसी बात का फायदा उठाकर उसकी नाक कटवा रही है तू। मत कर बहू ऐसे, अच्छा नहीं लगता है। वही तो पूछ रही हूँ मैं माँ जी, क्या अच्छा नहीं लगता है? ये वाली ड्रेस देखो, कितनी अच्छी और यूनिक है। पूरे मोहल्ले में कभी किसी ने ऐसी ड्रेस पहने हुए देखा है क्या आपने? किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा ये आइडिया जो मैंने कर दिया। आपको तो खुश होना चाहिए, ऐसी बहू मिली है आपको। मेरे तो भाग ही फूट गए, ऐसी बहू जो मिली है। देख बहू, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, तुझे कपड़ों की कोई कमी तो है नहीं, और मैं ऐसी भी सास नहीं हूँ जो अपनी बहू को दबा कर रखूँ और बस साड़ी पहनने को ही कहूँ आधे गज के घूंघट के साथ। मैं तो कहती हूँ तुझे जो पहनना है पहन, लेकिन कपड़े पहन। अखबार, चप्पल, कलछल मत पहना कर, अपने नहीं तो हमारे बारे में ही सोच लिया कर थोड़ा। माँ जी, बात तो आपको समझनी चाहिए ना। अरे मैं एक लड़की हूँ और मुझे अलग अलग तरह की चीजें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समझ नहीं आता कि आपको क्या परेशानी है। तुझे तो समझाना ही बेकार है, तुझे करनी वही है जो तुझे ठीक लगेगा। मैं भी क्या भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ, जो पहनना है पहन और मेरा खून मत जला। उमा अपनी बहू को समझाती तो बहुत है, लेकिन निशा हर बार अपनी सास की बात को मानने से मना कर देती है और वही करती है जो उसे अच्छा लगे। ऐसे ही कई बार निशा अतरंगी कपड़े पहनती और उमा को बेइज्जती महसूस करनी पड़ती थी। दिन निकल रहे थे, लेकिन निशा की आदत में सुधार बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद उमा की पड़ोसन रेखा और सरिता उसके घर आते हैं, तो वो तीनों बात करने लगते हैं। वैसे उमा, तेरी बहू को तो मानना पड़ेगा, उसके कपड़े तो अब मोहल्ले के बाहर भी फेमस हैं। तेरी बहू ने तो हमारे मोहल्ले को ऊंचा ही कर दिया है, अब हर कोई हमारे मोहल्ले को ही जानता है। लेकिन मुझे तो बहुत बकवास लगती है उमा की बहू। अरे किसी चीज की हद होती है, कुछ भी लपेट के बाहर चली जाती है। जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है तेरी बहू के अंदर। मैं तो समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन ये है कि कुछ समझती ही नहीं है, बस अपनी ही करती है। मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती है जो तेरी बहू करती है, इनफैक्ट अच्छा ही है। हर किसी को कुछ ना कुछ बदलते रहना चाहिए। कम से कम उमा की बहू कुछ तो कर रही है ना। वैसे मैंने एक बार फोन में देखा था, एक लड़की को प्याज का लहंगा पहना हुआ था, तो मैंने मन ही मन सोचा कि कहीं ये उमा की बहू ये वीडियो ना देख ले। उमा की बहू को कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कुछ अच्छा सा बना देगी। मैं नहीं मानती। अरे प्याज का लहंगा हर किसी के बस की बात थोड़ी है। मैं जानती हूँ कि उमा की बहू अलग अलग कुछ पहनती है, लेकिन प्याज का लहंगा थोड़ी पहन पाएगी वो। क्यों नहीं पहन पाएगी? उसके लिए प्याज का लहंगा कोई बड़ी बात है क्या? रेखा और सरिता दोनों एक दूसरे से बहस करने लग जाती हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर निशा भी वहाँ आ जाती है और दोनों से कहती है,
क्या हुआ, आप दोनों इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? अंदर तक आप दोनों की आवाजें आ रही हैं। निशा बहू, तू प्याज का लहंगा बना सकती है ना? ये इसके बस की बात नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती कि ये प्याज का लहंगा बनाकर पहन ले। तू बहू को बोलने दे, खुद ही बोले जा रही है। बहू तू बता। वैसे आइडिया तो अच्छा दिया है, मैंने कभी कोई खाने की चीज के कपड़े नहीं बनाए। चलो अब इसी बात पर मैं अब प्याज का लहंगा बनाकर और पहनकर दिखाऊंगी। तुम दोनों यहाँ मेरी बहू को बताने आए थे कि कौन कौन सा लहंगा मेरी बहू पहन सकती है। बहू, तू इन सब की बातों पर ध्यान मत दे और कोई जरूरत नहीं है प्याज व्याज का लहंगा पहनने की। माँ जी, अब तो इज्जत पे बात आ गई है। अब तो मैं प्याज का लहंगा बनाऊंगी और पहनूंगी भी। बस आप सब देखते रहना। निशा प्याज का लहंगा बनाने में लग जाती है। 2 दिन बाद निशा का प्याज का लहंगा बनकर तैयार हो जाता है और वो पहनकर मोहल्ले में घूमती है। प्याज का लहंगा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और रेखा कहती है, देख सरिता, मैं ना कहती थी कि उमा की बहू कुछ भी बना सकती है, किसी भी चीज का बना सकती है। देख कितना अच्छा बनाया है प्याज का लहंगा। वाह बहू, आज तो मान गए तुझे। कुछ लोग निशा का मजाक बनाते हैं तो कुछ लोग निशा की तारीफ भी करते हैं। काफी देर तक निशा प्याज का ही लहंगा पहने रहती है और उसे धीरे धीरे अपने शरीर में खुजली होने लगती है और वो खुजली करते हुए अपने कमरे में जाती है तो खुद से कहती है, यह अचानक से मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? पहले तो कभी नहीं हुई, फिर ये अचानक से क्यों हो रही है? हे भगवान, ये खुजली तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जितनी खुजली कर रही हूँ उतनी ही बढ़ती जा रही है। निशा खुजली कर कर के बहुत परेशान हो गई थी। काफी देर हो जाती है लेकिन अब तक निशा की खुजली नहीं रुकी थी तो वो अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, पता नहीं मुझे क्यों इतनी ज्यादा खुजली हो रही है, बिल्कुल रुक ही नहीं रही है। मैं तो तंग आ गई हूँ। माँ जी कुछ करो ना, इस खुजली से छुटकारा दिलाओ ना मुझे। बहू, अब तो ये तेरी खुजली और भी बढ़ती जाएगी। शरीर कपड़े पहनने के लिए होता है, लेकिन तू कपड़े छोड़कर सब कुछ पहनेगी तो यही होगा ना। और आज तो तूने प्याज का लहंगा पहना है, अब आगे पता नहीं क्या क्या होगा। माँ जी कुछ तो बता दो जिससे एक खुजली रुक जाए, उसके बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं पहनूंगी। निशा की बात सुनने के बाद उमा उसे साबुन से नहाने को कहती है और सरसों तेल भी देती है। कुछ देर बाद उमा सरिता और रेखा के पास जाती है। तुम दोनों के आइडिया से तो मेरी बहू सुधर गई। प्याज का लहंगा पहनना और उसके बाद मेरी बात भी मान ली, क्योंकि हमने प्याज में खुजली पाउडर जो मिला दिया था। अब तू चिंता मत कर, जब कभी भी तेरी बहू ऐसा कुछ अतरंगी सोचेगी तो उसको प्याज के लहंगे और खुजली की याद आ जाएगी। उमा की बहू आखिरकार सुधर गई थी, जिसके बाद अब उमा को भी कोई परेशानी नहीं होती। संग्रामपुर नामक गांव में नारायण दास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसे खेती करने का बड़ा शौक था। ऐसे ही एक दिन नारायण दास अपनी बीवी सुनीता से अपने बेटे की शादी के बारे में बात करता है और कहता है, भाग्यवान, कब तक मैं इसी तरह खेती करता रहूंगा? बताओ मुझे, अब तो तुम्हारा लाल भी बड़ा हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी शादी कर देते हैं। क्या कहती हो तुम? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। शादी के बाद आपकी मदद बेटा खेत में जाकर कर दिया करेगा, तो वहीं बहू मेरी मदद घर के काम में कर देगी। मुझसे भी अब घर के काम होते नहीं है ना जी। ठीक है, फिर मैं भी कहीं बात चलाता हूँ कि इस नालायक के लिए अगर कोई किस्मत वाली लड़की मिल जाए, और अगर हमारी बहू की किस्मत अच्छी हुई तो हम दोनों बूढ़ों का भी जीवन व्यतीत हो जाएगा। लेकिन बहू हमें अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे बेटे का कोई भरोसा नहीं है, कब हमें बीच मझधार में छोड़कर चल बैठे। ऐसा मत कहिए, हमारा बेटा है, हम दोनों की मजबूरियों को वो जरूर समझेगा। अपने बेटे पर इतना तो भरोसा रखिए। मैं अभी रीमा जी से बात करती हूँ, अगर उनकी नजर में कोई अच्छी लड़की होगी तो वो जरूर बताएंगी और हम उसे अपनी बहू बनाकर ले आएंगे। ठीक है, तुम बात करो, मैं भी देखता हूँ कि कहीं कोई गुणी बेटी हमारे सत्तू की किस्मत में आए और भाग्य बदल दे। चलो
अब सब कुछ ऊपर वालों के भरोसे है। नारायण दास और सुनीता बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर उनकी पड़ोसन किरण आती है। अरे किरण जी, आइए आइए बैठिए। आज आप अचानक से हमारे घर पर आ गई, क्या बात है? कोई जरूरी काम था क्या? अरे अगर कोई जरूरी काम होता तो मुझे बुलवा लेती, मैं आ जाती आपके घर पर। अरे नहीं सुनीता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं आपके साथ बैठकर 2 बातें करने आई हूँ। सोचा अकेले कितना ही बैठ जाऊँ, जरा आपके घर का चक्कर लगा लूँ, ऐसा सोचकर आ गई मैं। वैसे मेरे आने से आप दोनों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे कैसी बात कर रही हो आप? आपके आने से हमें कोई परेशानी क्यों होगी भला? और बताइए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है आप अपने सत्तू के लिए लड़की ढूंढ रहे हो। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं एक बात बोल सकती हूँ? अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो। अगर बुरा लगे तो मुझे बता देना। अरे हाँ हाँ बोलिए ना, और मैं किसी की बात का भला बुरा क्यों मानूंगी? वैसे भी बुरा मानने वाली जैसी कोई बात थोड़ी ना होगी। आप निश्चिंत होकर बोलिए, मैं आपकी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगी। मेरे भाई की एक बेटी है, क्या आप अपने बेटे का रिश्ता मेरे भाई की बेटी आराधना से करना चाहेंगे? अगर आपको इस रिश्ते से कोई दिक्कत ना हो तो बता देना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। सुनीता और नारायण दास किरण जी की बात सुनकर बहुत खुश हो गए थे और अपने बेटे की शादी की तैयारियों में लग गए थे। गुजरते वक्त के साथ सुनीता के बेटे की शादी भी हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन सुनीता की बहू अपनी सास और ससुर से कहती है, अच्छे मोल भाव करता है वो, क्योंकि उसको बाजार के सारे चीजों का दाम पता है, लेकिन आपको तो उस पर भरोसा ही नहीं है। अरे जब आपको उस पर भरोसा ही नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, बताइए आप। भाग्यवान, बस करो अपने बेटे की तारीफें करना और एक बार जरा अपनी बहू की तरफ भी देख लो। घर का काम करने के बाद खेत में भी काम करेगी बोल रही है। अरे तो आपका क्या फैसला है, बहू खेत में काम करेगी या नहीं, ये भी बता दीजिए, ताकि बेचारी आपकी यहाँ के इंतजार में ना रहे। उम्मीद लगा कर बैठी हुई है बहू। नहीं, मेरे रहते हुए बहू खेत में काम नहीं करेगी। बहू, तुम घर संभालो और अपने पति के दिमाग में कुछ अच्छी बातें डालो, ताकि उस नालायक के दिमाग में भी कुछ अकल आ जाए। नारायण दास अपनी बात को खत्म करते ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अपने ससुर को गुस्से में जाता देख आराधना अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे खेत में काम करना है, आप पापा जी को मनाइए ना। मैं चाहती हूँ कि मैं और पिताजी खेत में काम करें, आपके बेटे बाजार में जाकर सब्जियाँ बेचे, जिससे उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन बहू, तेरे ससुर जी को कौन समझाए? मैं तो उन्हें समझा कर थक चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई है, बारिश का भी कुछ पता नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं पापा जी की मदद करती हूँ। अगर 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ जी, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, जिससे हमारी ये गरीबी दोबारा कभी नहीं आएगी। खेती करके भला कौन सा किसान खुश रहा है? कभी देखा है किसानों को खुशियाँ मनाते हुए? हर साल सूखा पड़ने के कारण बहुत सारे किसान अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनीता की बात सुनकर आराधना गहरी सोच में पड़ गई, क्योंकि सुनीता की कही बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच थी। इसीलिए आराधना कुछ अलग करने का सोचती है, लेकिन खेती में ही। बहुत सोचने के बाद आराधना अपनी सास से बात करने का सोचती है। अगली सुबह आराधना अपने ससुर के खेत जाते ही अपनी सास से कहती है, जी माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है खेती को लेकर। अगर मुझे कुछ जगह मिल जाए जिस पे मैं खेती कर सकूं, तो शायद हमारे जैसे किसानों को कभी आत्महत्या न करनी पड़े। अरे ऐसा क्यों सोच रही है? कहीं पगला वगला तो नहीं गई है?
या सच में तेरे सर पर खेती का भूत चढ़ गया है? देख बहू, तू कुछ भी कर, लेकिन अपने सपने उतने ही देख जितना तू उन्हें पूरा कर सके। जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही जीने में तेरी भलाई है। माँ जी, मुझ पर यकीन रखिए और मदद के लिए आपका बेटा भी तो है। बस कुछ समय हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद हम भी खुश रहा करेंगे। ऐसा क्या करने वाली है तू? अरे मुझे भी बता, मैं भी तेरी कुछ मदद कर दिया करूंगी। आखिर मैं तेरी सास जो हूँ। माँ जी, मैं कीवी की खेती करना चाहती हूँ, जिससे हमें कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि अब हम क्या करें। धीरे धीरे हम इस खेती को बढ़ा भी सकते हैं और दूसरे लोगों तक ये तरकीब पहुँचा भी सकते हैं। लेकिन बहू, तूने कभी ऐसी फसल उगाई है जिसका तू जिक्र कर रही है? देख, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन तेरी हिम्मत देखकर तुझ पर भरोसा बहुत कर रही हूँ। तू कुछ भी कर सकती है तो मैं तेरे साथ हूँ। बस मेरे भरोसे को तोड़ियो मत। आराधना अपनी सास का आशीर्वाद लेते हुए अपने घर के आंगन में ही कीवी की खेती करने का फैसला करती है। अगले दिन खेती के लिए सभी चीजें लेकर आती है, जैसे खाद, कीटनाशक की दवाइयाँ, पौधे इत्यादि। आराधना छोटे छोटे कीवी के पौधे लगाती है और घर पर रहकर देखभाल करती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पौधे बेल बन गए और अब उसमें कीवी भी उगने लगी। बेल पर कीवी देखकर सुनीता खुश होकर अपनी बहू से कहती है, बहू बहू बहू, मैं बहुत खुश हूँ। बाहर चल और देख, तेरी मेहनत रंग लाई। तेरी कीवी के फल उगे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बाहर चल और देख, तेरा सपना सच हो गया है बहू। हाँ माँ जी, ये हकीकत है। हमारी मेहनत सफल हुई। अब हम इस कीवी को पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे, फिर जाकर बाजार में बेचेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे आंगन में कीवी उगी है। मैं ये खुशखबरी तेरे ससुर जी को जरूर दूंगी। वो इस खुशखबरी को सुनेंगे ना, तो वो भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे और तुझ पर बहुत गर्व होगा मेरी बहू ने। माँ जी, अगर आपका साथ ना होता तो शायद मैं कभी ये सब कर ही नहीं पाती। अब पापा जी को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व होगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मदद की है हमारी इस कीवी के खेत में। देख, तेरे ससुर जी भी आ रहे हैं। उनको मैं अब बताऊंगी कि तेरा लिया हुआ फैसला गलत नहीं था बहू। क्या बातें हो रही हैं सास और बहू में, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे वाह, क्या बात है बहू, कीवी लग गए हैं। सच में बहू, तूने जो कहा वो करके दिखाया। तेरे जैसी बहू को पाकर मेरा तो सर गर्व से ऊंचा हो गया है। पिताजी, अब आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है, जब खेत पूरा खाली होने लगे, बरसात हमारी फसल खराब कर देती है तो कितना दुख होता है, लेकिन हम कीवी की खेती भी कर सकते हैं। देख लिया मेरी बहू की कीवी की खेती। आप बताइए, मेरी बहू की कहीं गलती थी क्या? अब तो आप भी बहू के साथ कीवी की खेती करना शुरू कर देंगे ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हम दोनों खेती करा करेंगे और सत्तू बाजार जाकर कीवी का व्यापार करेगा।